नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की मुहिम में लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 3 दिनों के घटनाक्रम से साफ हो गया है कि थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। 3 दिन पहले यानी 9 मई को सीएम नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर जाकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में विपक्षी एकता को लेकर कोई बात नहीं हुई। उस मुलाकात के 2 दिन बाद नवीन पटनायक ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया को साफ शब्दों में कहा कि थर्ड फ्रंट की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। Friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए। Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. तो विपक्षी एकता के सीएम नीतीश कुमार के अभियान को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल 9 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भुवनेश्वर गए थे और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से यहां पर मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात में विपक्षी एकता पर कोई बात नहीं हुई। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 मई को नवीन पटनायक दिल्ली जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया पर बयान दिया। नवीन पटनायक ने कहा कि फिलहाल थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, नवीन पटनायक ने यह भी साफ कर दिया कि वो ओडिशा में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और किसी तीसरे मोर्चे में शामिल होने से नवीन पटनायक ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही किसी साझा राजनीतिक मंच में शामिल होने को लेकर भी इनकार किया है। दरअसल नवीन पटनायक का कांग्रेस का विरोध करते रहे और कांग्रेस विरोधी रुख उनका सार्वजनिक है और नवीन पटनायक पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। कई मुद्दों पर पीएम मोदी को पटनायक का समर्थन मिल चुका है, साथ मिल चुका है। ऐसे में पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नवीन पटनायक से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात महज एक औपचारिकता है। दोनों की मुलाकात से यह भी साफ हो गया, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात कर नवीन पटनायक ने यह बात भी साफ कर दिया है कि फिलहाल थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की ओर से जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के अभियान को झटका लगा है, उसी पर बीजेपी चुटकी लेने में जुट गई है। वहीं महागठबंधन के नेताओं को अब भी भरोसा है कि विपक्षी एकता होकर रहेगी और 2024 बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। नवीन पटनायक जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट कहां है? एक फ्रंट वो है जिन्होंने चीन के सामने घुटने टेके और भारत की पावन भूमि चीन को सौंप दी, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाई और पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या हो गई। एक दूसरा पक्ष है जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के बांग्लादेश बना दिया, उनके 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, चीन को हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब दिया। यही 2 फ्रंट है सर, थर्ड फ्रंट कोई नहीं है। अब ये पटनायक जी को तय करना है कि इन दोनों फ्रंट में वो किसके साथ खड़े हो। श्री नवीन पटनायक जी ने जो कहा है यह सच कहा है और थर्ड फ्रंट का कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। कभी मेढक को आप तौल नहीं सकते हैं। तो ये सारे बरसाती मेढक हैं, ये तौलने की चीज नहीं है। ये तालाब में
बरसात में आते हैं, टटराते हैं और मौसम के अनुसार ये अपना काम करते हैं। ये मौसमी मेढक है। नवीन पटनायक जी मजबूत मुख्यमंत्री हैं। वो बिहार के 3 नंबर की पार्टी वाले मुख्यमंत्री से क्यों हाथ मिलाएंगे? नवीन पटनायक जी ने आज प्रधानमंत्री से मिल करके ये संदेश दिया और कड़ा संदेश दिया कि अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहना चाहिए। और आप ही बताइए, भारत में कौन मुख्यमंत्री है कि जो अपने प्रदेश के काम को छोड़ करके और पूरे देश में घूमते चल रहे हैं? जो लोग थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मेन फ्रंट है, ये फर्स्ट फ्रंट है जो भाजपा मुक्त भारत बनाएगी। और विपक्षी एकजुटता की सफलता तो दिख ही रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, सकारात्मक बातें हो रही है, इसलिए बीजेपी की व्याकुलता बढ़ी है विपक्षी एकजुटता से। दृश्य देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन के अंदर की बेचैनी बढ़ी हुई है। नवीन पटनायक जी के बयान का विश्लेषण अपने हिसाब से कर रहे हैं। उन्होंने तीसरे मोर्चे की बात को खारिज किया है। नीतीश कुमार जी ने भी कभी तीसरे मोर्चे की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि एक मुख्य मोर्चा बनेगा, मेन फ्रंट, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होगी और विपक्ष के सभी दल होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाए और 14 वाले 24 में। और उधर शरद पवार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर शरद पवार गठबंधन का नेतृत्व करें तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। तो साहब ने सारी बात कही दी, तो हम लोग तो आए ही थे मिलने के लिए। शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप। इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक रोज पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो ये सब यूपी का चेहरा हो गया, चेयरमैन का चेहरा। अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा। और अब बात बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे की। बागेश्वर बाबा कल बिहार आने वाले हैं। कल से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। आज से ही कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। कलश यात्रा में लगभग 7,500 महिलाएं शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि तरेतपाली मठ के पास हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमत कथा का पाठ करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज कलश यात्रा से हो गई है। बजरंगबली के समक्ष तमाम जो कलश है जो यात्रा में शामिल हुई उसे यहाँ रखा जा रहा है। एक बड़ा सा कैंपस आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ एक बड़ी सी मूर्ति बजरंगबली की पेरिस और प्लास्टर की बनाई गई है। मूर्ति बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और इस मूर्ति के चारों तरफ यानी बजरंगबली के चरणों के पास जो कलश है उसे यहाँ रखा जा रहा है। लगभग 7,500 कलश तैयार किया गया था और यहाँ की जो तमाम महिलाएं हैं इस कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। कलश को लाकर यहाँ रखा जा रहा है। 5 दिनों तक हनुमत कथा का पाठ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी है यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। टेंट बनकर तैयार हो चुका है, स्टेज बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ शाम कल 4 बजे से हनुमत कथा का पाठ होने वाला है। बागेश्वर सरकार यहाँ आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार की जो बिहार फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। क्या कुछ तैयारी है? कल कितने बजे बाबा यहाँ आएंगे? कल बाबा 4 बजे यहाँ से उनका प्रवचन स्टार्ट हो जाएगा। उसके 10-15 मिनट पहले आ सकते हैं। उसके 10-15 मिनट। कितने लोग कथा में शामिल होंगे, क्या अनुमान है? कुछ तो कहना मुश्किल, पूरे बिहार से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि पूरा पंडाल भरा रहना चाहिए, ये जो निश्चित उससे अधिक भी हो सकता है। बाबा बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, नौबतपुर आ रहे हैं, यहाँ के लिए कितना गर्व की बात है। ये हमारे लिए, नौबतपुर के लिए, मठ के लिए, हमारे पटना के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए, सबके लिए सौभाग्यशाली। पहली बार यहाँ इस एरिया में आ रहे हैं और सौभाग्य है। आप देख ही रहे हैं इनके आने से यहाँ क्या व्यवस्था बदली है। यहाँ के जो मठ को हम लोग 300 साल पुराना मठ कहा जा रहा है,
और हम लोग भी नहीं, जब पटना में 50 साल से हैं, मठ के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज पूरे विश्व में हो रहा है और ये तो बहुत सौभाग्य से बड़ा किया। यहाँ की जो पब्लिक है देख ही रहे हैं कि कितने खुश हैं। हम लोगों को एक जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके सामने इंटरव्यू देने का टाइम मिल रहा है, यही इनका ये श्रेय है। अदरवाइज हम लोग को अभी कहीं ना कुछ परेशान से दिखाई देते हैं। तो कल से व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सभी लोगों ने संभाला। हम लोग सिर्फ गुरुजी के साथ लाके यहाँ ले आए, प्रवचन सुनवा दें, यही व्यवस्था हमारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के सारस्वत है, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ। बिल्कुल, तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो तैयारी है वो अंतिम चरण में यहाँ की जा रही है। हनुमत कथा की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हो गई है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ तरेत मठ पहुंचे हैं, इस कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जय श्री राम के जो नारे हैं, उद्घोष है, यहाँ साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। बजरंगबली के चरणों में कलश यात्रा में जो शामिल हुए वो अपनी कलश को लाकर यहाँ रख रहे हैं और आज से इस अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कल बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहाँ हनुमत कथा का पाठ करेंगे। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उन्हें देखने, उनसे मिलने और हनुमत कथा में शामिल होने यहाँ आने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं दानापुर के तरेत गांव में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर परमिशन मिल गया है। दानापुर के एसडीएम ने आयोजन समिति के सचिव राजशेखर को परमिशन सौंपा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा और जल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी आयोजन समिति को दी गई है। फुलवारी शरीफ के एएसपी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात कही है। और चलिए सीधे चलते हैं तरेत गांव, जहां से हमारी संवाददाता विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत लगभग हो चुकी है क्योंकि कलश यात्रा निकाली जा रही है और इसके ये कहना गलत नहीं होगा कि विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ तैयारियां देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, कलश यात्रा के साथ ही इस अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कल हनुमत कथा यहाँ पे बागेश्वर सरकार करने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री के आगमन से पहले ही जो यहाँ का माहौल है भक्तिमय हो गया है। कलश यात्रा की तस्वीर तो हमने दिखा दी, लेकिन अब भंडारा भी यहाँ किया जाएगा क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बागेश्वर सरकार से मिलने आएंगे। उनके लिए खाने के लिए प्रसाद की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ होंगी और यही वजह है कि यहाँ पे जो चूल्हे हैं वो शायद कई लोग ऐसे होंगे पहली बार इतनी अधिक संख्या में चूल्हे देख रहे होंगे। यहाँ चूल्हे बनकर तैयार हो गए हैं। भंडारे के लिए प्रसाद और भोजन बनने की शुरुआत भी हो गई है। मिट्टी वाले चूल्हे बनाए गए हैं, गैस वाले चूल्हे बनाए गए हैं और ये जो पूरे कैंपस की हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 100 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का जो जगह है, 1000 के आसपास ये जो जगह है, ये पूरा जगह चूल्हों से कल तक भर दिया जाएगा। शुरुआत आज हो गई है। लगभग 20 चूल्हे यहाँ बना लिए गए हैं और उस पे भोजन बनने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। आसपास के गांव के लोग, सिर्फ नौबतपुर ही नहीं, आसपास के जितने गांव के लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ सामान पहुंचा रहे हैं और बोरियों में भरा हुआ जो सामान है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तमाम सामान से जो प्रसाद है, भंडारा है, वो बनाया जाएगा और उसकी विधिवत यहाँ शुरुआत हो गई है क्योंकि आज से ही श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भोजन बन रहा है। लगभग आज 20,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। दाल, चावल, सब्जी जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन्हें दिया जाएगा। और ये जो तमाम चूल्हे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर जो तैयारी है बागेश्वर सरकार के आने की वो यहाँ नजर आ रही है। सब कुछ यहाँ पे एकदम तैयार है, लोग तैयार हैं, बस आगमन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बागेश्वर सरकार आए और जो श्रद्धालु हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार की घड़ियां यहाँ समाप्त होगी और जो श्रद्धालु हैं यहाँ आ रहे हैं अपने सामान लेकर, खाने उनके सामानों से यहाँ बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। क्या नाम है? बुधन महतो। क्या कुछ बनाया जा रहा है? ये दाल, भात, सब्जी, मिर्चाई का अचार, तिल का अचार, चटनी, बहुत अच्छी व्यवस्था है खाने का। आज कितने लोगों के लिए प्रसाद बन रहा है? लमसम 4 लाख आज। और कल से आंकड़ा क्या बढ़ेगा? कल से तो 6 लाख रहेगा। हर दिन, प्रत्येक दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने लोग कहाँ से आए हैं खाना बनाने? ये सारे व्यवस्था ऊपर वाले के दन है, भगवान भेजेंगे, हमारे धीरेंद्र शास्त्री के कृपा है, भेजेंगे। वही भेज रहे हैं? वही भेज रहे हैं। हमारी क्या गलती है? उन्होंने हमको न्योता दे दिया तो हम चले आए। हम तो नेपाल के बॉर्डर सीमा से हैं। नेपाल से आए हैं? नेपाल से आए हैं। सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री के लिए? हाँ, कृष्ण शास्त्री के लिए और 6 आदमी से आए हैं। जी। और सभी अपना योगदान दे रहे हैं? जी, योगदान दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पे नेपाल से लोग आए हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर से, देश के बाहर से लोग आ रहे हैं और सभी बस अपनी आस्था लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि बागेश्वर सरकार यहाँ आ रही है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आ रहे हैं, कलश यात्रा के साथ उसकी शुरुआत हो गई है और अब भंडारे में खाना बनाया जा रहा है जो लोगों को खिलाया जाएगा। चलिए विनीता, तो तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है, भंडारा लग चुका है, भंडारा सज चुका है, जहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया है। युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला है। जख्मी युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने पीएमसीएच जख्मी युवक को रेफर किया है। कल्याणपुर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। जख्मी युवक की पहचान केशव राज के रूप में की गई है, जो रमोली वार्ड संख्या 14 का रहने वाला बताया जा रहा है। जख्मी युवक के परिजनों ने बताया कि केशव की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। परिजनों ने कल्याणपुर थाना को घटना की जानकारी दी है और पुलिस इधर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हुआ था, मम्मी है घर में, पापा जी है, बेटी है एक मेरी, और ये मतलब कि घर में सोया हुआ है, पता नहीं चला, बाहर से लोग पता कब आया कब गया, पीट करके घर से पीछे से बस इतना है जो गेट बंद कर दिया है अंदर से। अब तो कम से कम बोलेगा तब। ये हम लोग नहीं जानते सर, कोई दुश्मनी नहीं था किसी से। ये जिस रूम में सोया हुआ था ना, उस रूम में मतलब पहले से जाके बैठा हो छुप के या बाद में जाए, उस रूम में ये अकेले ही था। सुबह जब इसकी दादी जाती है उठाने के लिए तो देखते ही है लटफट ब्लड से है, तब जा कर के हल्ला हुआ तो लोग अस्पताल लेकर के पहुंचा है। और रह गई बात इसको कौन सब मारा है, तो ये जब होश में आएगा तो यही स्वयं बताएगा जो कौन सब था। खगड़िया के गोगरी में शराब के नशे में बदतमीजी के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश पर लगा है, जो गोगरी थाने में पदस्थापित है और शराब के नशे में सादे लिबास में बाइक से जा रहा था। इसी दौरान गोगरी सिविल कोर्ट के सब जज की गाड़ी उससे ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सब जज की गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रुकवा दिया और गाड़ी का शीशा उतरवा कर ड्राइवर के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद सब जज की गाड़ी पुलिसकर्मी का पीछा करते हुए गोगरी थाने पहुंच गई और सब जज ने थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया है।